नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेम चौक और डेपसांग मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले तमाम जितने भी हमारे बीच में बिंदु हैं, जितने भी सैनिकों के पॉइंट है, बंकर है या फिर क्यूसेक है या फिर कह सकते हैं उनके जो टेम्परेरी, जी हाँ, जो कवर करने के लिए छोटे मोटे जो घर बनाए जाते हैं, रूम से बनाए जाते हैं, उन सभी से अपने अपने सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। दोनों ही देशों ने, इंडिया ने भी सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है और चाइना ने भी। और दोस्तों, इंटेल के हिसाब से मतलब कि सूत्रों ने ये बताया है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, मतलब कि जो आपका LAC है, अब LAC है कहाँ पर ये भी आपको बताना चाहिए, एग्जैक्ट इसकी लोकेशंस क्या है। सो गाइस, LAC जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में जो लद्दाख है ना, लद्दाख की जो गलवान घाटी है, आप इसको मैप में अच्छे देखिएगा, ठीक है। इस घाटी में घातक हाथापाई हुई थी, आपको याद होगा 14 से 15 जून 2020 की घटना है, जिस समय कोविड अपने चरम पे था। उस समय अचानक से गलवान घाटी पर हम दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में एक बहुत बड़ी हिंसक झड़प हुई थी LAC वाले स्थान पर, और भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर सहित 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक शहीद हुए इसे लेकर के चीन ने कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं दी है, ना मैं आपको बता सकता हूँ। बट यहाँ पे जो हिंसक झड़प हुई थी हम दोनों देशों के बीच में, इससे पहले कुछ दिन पहले एक इंटेल मिली थी भारत को कि गलवान घाटी पर इनवैलिड एक्टिविटी कुछ हो रही है, कुछ घुसपैठ या फिर कुछ चाइना के सैनिक यहाँ पर घुस आए हैं, तो हमको एक कदम उठाना चाहिए। तो वहाँ पे क्रॉस चेकिंग की गई उस एरिया की, तो वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं पाई गई, और इसको लेकर के PM मोदी ने एक बयान दिया। बयान देने के कम से कम 24 से 48 घंटे बाद ही वहाँ से हमला होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि वहाँ के सैनिक अचानक से गलवान घाटी पे घुस आए और हमारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। और उसको लेकर के बाद में दोस्तों, जो इतनी बड़ी मतलब जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको लेकर के हमारे PM मोदी जी ने शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी, जैसा कि लाजमी भी है। सो गाइस, यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सैनिकों की वापसी और गश्ती को लेकर के जो पेट्रोलिंग होती है उसको लेकर के भी समझौता हुआ है। और दोस्तों, समझौता कहाँ पे हुआ है मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अभी कुछ दिन पहले को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी रूस गए थे। रूस में हो रहा था 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और यहाँ पर जी हाँ चाइना के भी आए थे। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता हुई है उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने, या फिर हम कह सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ने। और दोस्तों, ये पता है बहुत ज़रूरी भी है। और अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं अगर हर बार हमको झुकना पड़ जाएगा ना, तो झुके हुए पेड़ हमेशा सबसे पहले काटे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, हम मानते हैं कि हम लोग चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं। जी हाँ, दिवाली की रोशनी से लेकर के जो हमारे मंदिर में जो हमारे भगवान स्थापित होते हैं वो भी मेड इन चाइना के होते हैं बने हुए। जी हाँ, 15 अगस्त या फिर दोस्तों 26 जनवरी में जो हम घरों में अपना तिरंगा लगाते हैं या फिर अपने टेबल पर तिरंगा सजाते हैं, वो तिरंगे भी कहीं ना कहीं दोस्तों मेड इन चाइना होते हैं। हम मानते हैं कि हम चाइना के ऊपर डिपेंड है, बट दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके आगे इतना झुक जाएंगे। हम उसे बहुत बड़ा रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी देर के लिए अगर हम कल्पना भी करें, जी हाँ, चाइना के सभी आइटम को इंडिया से छूमंतर कर दें, तो अब कल्पना करके देखिएगा क्या हमारा इंडिया इतना कैपेबल है कि अपने ही दम पर, जी हाँ, इंडिया के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री स्थापित कर सके। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, छोटे मोटे व्यापार बोले हैं जो इंडिया में आसानी से स्थापित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हमें इंडिया को चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आज नहीं तो चीन कहीं ना कहीं अगर हमारे बेस से, हमारे जो बेस को इसने थोड़ा स्ट्रांग कर रखा है उसको हटा देगा ना, परेशानी तो हमको बहुत होगी। बट दोस्तों, किसी के बिना किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है, ये भी हमको समझना होगा। सो गाइस, जून 2020 में जो गलवान घाटी से हम दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जो तपिश चल रही थी इस भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर, अब वो तपिश काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सैनिकों ने वापसी करनी शुरू कर दी है। भारत और चीन के बीच में लद्दाख में जो LAC है वहाँ से पीछे हटने के समझौते तमाम अब स्टार्ट हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट होना वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन वहीं पर साफ साफ ये भी बोला है इस समझौते के अंतर्गत कि जितने भी आपके पॉइंट बने हैं, मतलब कि छुपने के लिए आपके सैनिकों ने जो टेम्परेरी अपने क्यूसेक बना रखे थे, जिसको बहुत सारे खोखा बना रखा था, उन सबको भी आपको नष्ट करना होगा। जी हाँ, अगर वो खोखे बने रह गए चुपचाप से, पीठ पीछे किसी ने दोबारा से गलवान जो 2020 में जो घटना हुई थी, अगर उसको दोबारा अंजाम दिया तो इसलिए वो भी हमको नष्ट करना होगा। दोस्तों, ये कदम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उस समय ना वो जो कोविड का समय था और बहुत ही बुरा समय था, उसको मैं शायद हम याद भी नहीं करना चाहते, ना हम कभी याद करेंगे।
सो गाइस इसके अलावा दोस्तों सेना बड़ी संख्या में है, इंडिया के भी और चाइना के भी। 29 अक्टूबर तक ये सभी सेनाएं हट जाएंगी, ऐसा प्रयास हो रहा है दोनों ही देशों के द्वारा। अब ये बताएगा आने वाला वक्त ही आखिरकार 29 अक्टूबर को दोनों ने सेनाएं हटाई या फिर नहीं हटाई, या फिर अचानक से जी हाँ मन परिवर्तित हो गया हमारे पड़ोसी देश चाइना का। दोस्तों आपको याद होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक करेंसी को लेकर के भी बात चल रही थी। आपने देखा होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके हाथ में ब्रिक्स करेंसी थी। जी हाँ, और ये बहुत ही अधिक आवश्यक भी है क्योंकि हम सभी के सभी जो देश हैं मिलकर के एक बहुत बड़ी संख्या रखते हैं, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड की। और हमारी अगर खुद की अपनी एक सेपरेट करेंसी होगी तो उस करेंसी पर ही हम लोग अपने व्यापार आपस में कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दोस्तों जो अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, जी हाँ, हमारी करेंसी जो ब्रिक्स की करेंसी है वो उसे चुनौती दे सकती है। मतलब कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप मुझे अपने विचार कमेंट करना कि ये कदम सही है या फिर गलत है। दोस्तों इंटरनल करेंसी अगर हमारे पास में होगी तो हम यहाँ पर क्या होंगे, सशक्त होंगे, ये बात तो तय है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ ब्रिक्स के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अभी मैंने जिक्र करा था LAC के बारे में, ध्यान रखिएगा। LAC दोस्तों वो एरिया है जो इंडिया और चाइना के बीच में आता है, और एक है आपका LOC जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आता है, राइट। और अगर LOC में कोई भी गतिविधि होगी नेगेटिव तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। अगर LAC में कुछ होगा तो इंडिया और चाइना के बीच में कुछ गतिविधियां हो रही है, राइट। अब यहाँ पर तीसरी ब्रिक्स में सबसे बड़ी बात मुझे ये देखने को मिली है, आपको पता होगा पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में एंट्री के लिए काफ़ी उतावला हो रहा है, ठीक है, काफ़ी उछल रहा है। वे चीन के जरिए सिफारिश कर रहा है, हालांकि इस बार उसे सफलता नहीं मिली है। और ब्रिक्स का सदस्य बनने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इस बात को भी आपको समझने का प्रयास करना है। सो गाइस पाकिस्तान एक लंबे वक्त से अस्थिरता का दौर देख रहा है, आपको पता है लगातार कितनी क्राइसिस आ चुकी है वहाँ पर, और रोटी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितनी भुखमरी वहाँ पहुँच चुकी है, कितना आतंक वहाँ पर है, वगैरह वगैरह। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को ध्यान रखिएगा एक बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। और इस छवि को ठीक करने के लिए ध्यान रखिएगा अपनी कंट्री के अंदर अदर कंट्री से निवेश करवाने का एक बहुत बढ़िया जरिया होता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेंबर बन जाना। क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोस्तों ब्रिक्स के अंदर जितने भी ये पांचों देश हैं पूरे वर्ल्ड की 43% जनसंख्या अपने पास रखते हैं, मतलब कि इतना बड़ा व्यापार इनके पास में हम ये कह सकते हैं। अगर हम इसके मेंबर बन गए तो कहीं ना कहीं हमारी जो देश है दोस्तों, जो अभी हम दोस्तों विकासशील देश हैं, हम बहुत ही जल्द सबके सब देश मिल करके, ठीक है, विकसित देश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब कि अपनी तस्वीर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और जो यहाँ के हालत और हालात काफ़ी ख़राब हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए करेंसी का लॉन्च करना कहीं ना कहीं सही है। और ध्यान रखिएगा अगर कोई अच्छा कदम उठाते हो आप लोग, कोई महान कदम उठाते हो तो उसमें कठिनाई आती है, जैसे हमारे साथ आ रही है अमेरिका को लेकर के एक बहुत बड़ी दिक्कत। और दूसरी दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है कि वो भारत से रिश्ते सुधारे। लगातार आपने देखा होगा कि लगातार प्रयास हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं। वो अलग बात है कि आतंकवाद और रिश्ते एक साथ नहीं पनप सकते, हम एक दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। या तो आप लोग आतंकवाद का रिश्ता निभाओ या फिर दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता निभाते तो आतंकवाद का रिश्ता हमसे अच्छे से ख़त्म करना होगा। दोनों देश ध्यान रखिएगा सार्क और SCO में भी अभी बने हुए हैं, लेकिन ब्रिक्स का प्रभाव सबसे अधिक होता है सब देशों के अंदर। जितने भी आपके संगठन है A to Z, उसमें ब्रिक्स की पावर आपको अलग ही दिखाई देती है। और पाकिस्तान इस संगठन का इस्तेमाल भारत के साथ रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए कर सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि ब्रिक्स अगर सम्मेलन ये हुआ था, उससे हमारे इंडिया और चाइना के बीच में संबंध काफ़ी ठीक हो चुके हैं, ये हम मान सकते हैं। अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नहीं होता या फिर अगर हम इसके मेंबर नहीं होते तो चाइना शायद पीछे ना हटता, या फिर चाइना और इंडिया के बीच में समझौता होता ही नहीं। क्योंकि अगर विकास करना है सबको तो मिलके चलना होगा। क्योंकि दोस्तों ये देश है, कोई गली मोहल्ला है, कोई छोटा सा घर, कोई कस्बा, कोई गाँव का छोटा सा घर नहीं है कि हम खुद देख लेंगे अपने आप ही। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी आपस में सभी देश कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर सभी का समर्थन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वैश्विक व्यापार में अगर हम देखें तो ब्रिक्स की हिस्सेदारी 2024 या फिर 23 में 20 से लेकर के 22% है। केवल इन 5 देशों के जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार होता है 22% हिस्सा तो हमारे पास है, सोचिए।
और पाकिस्तान को व्यापार करने के लिए मजबूत देश चाहिए और ब्रिक्स से मजबूत देश कोई हो नहीं सकता। और दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया और चाइना का रिलेशन वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर रखना पैनी नज़र, क्योंकि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो एलएसी वगैरह है उसको अच्छे से आप लोग डीप डाइव कर लीजिएगा और एक बार आप इंडिया और जो पाकिस्तान है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आखिरकार ये ब्रिक्स को लेकर के, ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए जो पाकिस्तान उतावला हो रहा है, इसके पीछे एक वजह और है, आर्थिक सहयोग। जी हाँ, देखिए अब तक हमने जाना कि छवि में सुधार होगा, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं और सभी का इसको सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान को मिलेगा आर्थिक सहयोग, क्योंकि पाकिस्तान का काम वर्तमान में केवल कर्ज की रकम से चल रहा है और इस समय सबने इसको कर्ज देना बंद कर दिया है। आपको याद होगा 2023 और 24 में उसकी ग्रोथ केवल 2% रही है और कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज करीब 75% इसके ऊपर हो चुका है। सोचिए, इनकम है नहीं और कर्ज पे कर्ज इंसान लिए जा रहा है। तो एक टाइम के बाद में इंसान कर्ज देना किसी दूसरे इंसान को बंद कर देता है। ये तो फिर भी पूरा देश है, एक बहुत बड़ा खर्चा है। और ब्रिक्स का साथी बनने से पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को उबारने में मदद मिलेगी, खुद के देश की ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर जो आतंकवाद का धब्बा लगा हुआ है उसे इसको ख़त्म करना होगा, तब जा कर के हम लोग शायद दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, वो भी शायद शायद शायद। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है और अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को IMF ने एक लोन दिया था। उसके बाद से IMF ने भी अपना हाथ खड़े कर दिए हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा के रखा था IMF ने। लेकिन इस लोन के साथ कड़ी शर्तें होती हैं। IMF ऐसा नहीं बस कि रिक्वेस्ट डाली, अप्रूवल मिल गया, आपको पैसा मिल गया, नहीं। IMF जब लोन देता है ना आपको, लोन का मतलब क्या हो गया, कर्ज हो गया, कर्ज मतलब इंटरेस्ट हो गया और उसके पीछे भी काफ़ी सारी शर्तें होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इस लोन के साथ में अगर शर्तें जुड़ी हैं, लेकिन ब्रिक्स के जो बैंक है आपका NDB से कम शर्तों पर कम वक्त में कर्ज मिल जाता है। तो इसलिए NDB की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करोगे, राइट। और NDB की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट करोगे। और इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है वो आप मुझे कमेंट करोगे। जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, कुछ समय के लिए मैंने लाइव क्लास अपनी स्टॉप कर रखी है, लेकिन आपको इतना तो याद होगा, जी हाँ, कई बार रिविज़न मैंने आपको करवा रखा है। आई थिंक सो आप मुझे कमेंट करेंगे। सो गाइस, ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। सो आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। और आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग ब्रिक्स का मेंबर हैं और आप इंडिया के PM हैं, आने वाले समय में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या आप सहमति देंगे कि हमको पाकिस्तान को, जी हाँ, अपने संगठन में, ब्रिक्स में शामिल करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, मंथन करिएगा, मन मंथन करिएगा, परसेप्शंस के आधार पर ध्यान से सोच समझ करके मुझे कमेंट करना कि इसका जुड़ना हमारे लिए हानिकारक है या फिर एक बहुत बड़ा वरदान। वरदान तो खैर नहीं है, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।